मुस्तफा खामनेई को लेकर के ट्रंप ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। अब तक मुस्तफा को खत्म करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब आपको बताती हूं कि ईरान जंग से निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बेताब नजर आ रहे हैं और आखिरकार वो क्यों मुलाकात करना चाहते हैं। तो ईरान युद्ध में बैकफुट पर है डोनाल्ड ट्रंप। मुलाकात करने की बातें कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा से। वो कह रहे हैं कि बातचीत जारी है और कभी भी मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूं। हालांकि कोई नहीं जानता है कि मुस्तफा खामनेई है कहां। वार्ता को मंजूरी दे रहे हैं मुस्तफा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है। दूसरी तरफ जल्द मुस्तफा खामनेई से मुलाकात करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। कल तक यही डोनाल्ड ट्रंप और इनका मीडिया यह दावा कर रहा था, अमेरिकी मीडिया, कि मुस्तफा खामनेई चोटिल हो गए हैं, सर्जरी की गई है, रशिया चले गए हैं। तमाम दावे करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका मीडिया अब ये कह रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं मुलाकात करूंगा। ईरान की कई शर्तों पर ट्रंप की सहमति भी हो गई है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी अब हॉर्मुज को हम खोल भी देंगे। ईरान युद्ध में बैकफुट पर आए डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा से बातचीत जारी है, ये तमाम बातें दोहराते हुए वो नजर आ रहे हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप मुस्तफा के सामने सरेंडर मोड में क्यों दिख रहे हैं? हालांकि इन सब के बीच में अमेरिका ईरान पर छोटे छोटे हमले भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका यह भी जानता है कि ईरान को पूरी तरीके से झुकाने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है और ग्राउंड ऑपरेशन आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईरान को कुदरत ने महफूज किया हुआ है। इसीलिए चाह करके भी अमेरिका उनकी सरजमी पर उतर नहीं सकता है। अब आपको ईरान की जियोग्राफिकल कंडीशन बताती हूं कि आखिरकार अमेरिका क्यों ये नहीं कर सकता और क्यों अब उससे झुकना ही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है मुस्तफा खामनेई के। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान का कुदरती कवच। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार है। ईरान के उत्तर में अल्बोज की पहाड़ियां मौजूद हैं। मध्य में दश्ते काबीर और दश्ते लुत रेगिस्तान है और सेना के लिए यहां तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ भीषण गर्मी होती है और पानी की कमी होती है, जो कि यूएस आर्मी की मुश्किलों को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाएगा। ईरान में रेगिस्तान को देखते हुए वहां पर भारी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां चलाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए अब चाह करके भी अमेरिका के अंदर उतर करके ग्राउंड ऑपरेशन तो शुरू नहीं कर सकते हैं। इसलिए ग्राउंड पर उतर करके मुस्तफा खामनेई की अब चरण वंदना ही की जा सकती है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी एक और खबर मैं आपको बताती हूं, जहां ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम के फटने की खबर सामने आई है। ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम के फटने की खबर सामने आई है। एयर डिफेंस सिस्टम के फटने की तस्वीरें भी सामने आई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम फटा है, ये बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी इस दौरान तमाम कैमरे में कैद हो गई हैं। आसपास तक उसका मलबा बिखरा हुआ, फैला हुआ नजर आता है। जो लोग आसपास मौजूद हैं, जो गाड़ियां आसपास मौजूद हैं, उन्हें भी इसकी वजह से नुकसान अच्छा खासा पहुंचा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम में ब्लास्ट हुआ है, ये बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बड़ा ब्लास्ट हुआ। आसपास जो गाड़ियां रोड से गुजर रही थी, वो गाड़ियां भी और उनमें बैठे हुए लोग डरे हुए, सहमे हुए नजर आते हैं। आसपास ये जो लोग आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये डरे हुए, सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अचानक से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी वजह से ये समझ नहीं पाते कि आखिरकार हुआ क्या है। अब कुवैत एयरपोर्ट पर हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। टर्मिनल 1 से टकराते हुए कामिकाज़ी ड्रोन नजर आए हैं। आईआरजीसी ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। आईआरजीसी ने यूएस के पैट्रियट इंटरसेप्टर को जिम्मेदार बताया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया था। ये तस्वीरें जरा देखिए। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर यह हमला किया गया था टर्मिनल 1 पर। उसकी तस्वीरें ये सामने आई हैं। यहाँ से गाड़ियां निकल करके भागने की कोशिश कर रही है, लोग उसमें बैठ करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हुआ है। अब इसे लेकर के भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो ईरान की तरफ से भेजे गए ड्रोन की वजह से हुआ है, जो आप फटते हुए, गिरते हुए भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान अब मुकर गया है। ईरान कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यहां पर फटे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से एक तरफ ये कहा गया कि कुवैत पर हमने हमला किया है, वहां पर अमेरिका के जितने भी नौसैनिक अड्डे हैं, हमने एयरबेस को निशाना बनाया है, लेकिन कुवैत एयरपोर्ट की जैसी बात आई
ईरान मुकर गया क्योंकि इसमें 63 लोग घायल हैं। इसके साथ साथ एक भारतीय व्यक्ति की मौत भी हो गई जो कि उज्जैन के ही रहने वाले थे। कुवैत पर हुआ क्या एयरपोर्ट पर, वो मैं आपको बताती हूँ। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, टर्मिनल 1 से टकराता हुआ ड्रोन नजर आया है। ईरान इनकार कर रहा है कि उसने ऐसा कोई हमला नहीं किया। उसकी तरफ से जो भी हमले किए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ नौसैनिक अड्डे पर किए गए थे, एयरबेस पर किए गए थे, जो कि अमेरिका से संबंधित है। IRGC ने हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और यूएस के पैट्रियट इंटरसेप्टर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया था। अब ये बड़ा नुकसान तो हो गया कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कुवैत की तरफ से हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में यही कहा गया था कि उनकी तरफ जो भी कामिकाज़ी ड्रोन या फिर मिसाइल्स भेजे गए हैं उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इस हमले के बारे में अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग के साइड इफेक्ट्स अब साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। अब तक अमेरिका के कई बड़े अधिकारी ट्रंप प्रशासन से विदा हो चुके हैं और अमेरिका के मित्र देश भी उस पर शक करने लगे हैं। खाड़ी के देश तो अमेरिका का साथ लगभग छोड़े हुए नजर आते हैं और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खाड़ी से अमेरिका की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। यानी अब अमेरिका के लिए हालत बेहद बुरे हो सकते हैं। और इस बीच अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर है। दावा है कि अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों में ही आपसी तनाव नजर आ रहा है और वो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि ईरान से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हम अब अमेरिका को नहीं देने वाले हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्या, यह तनाव क्यों हुआ है, इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल बहुत लंबे समय से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे। दावा किया जा रहा है कि ईरान के चप्पे चप्पे पर अमेरिकी और इजरायली जासूस मौजूद हैं, जो ईरान की पल पल की खबर अमेरिका और इजराइल को पहुंचा रहे हैं। ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी कहा जा रहा था कि इसके पीछे CIA और मोसाद का हाथ था। उन्होंने दंगे भड़काए, यहाँ तक कि अयातुल्लाह अली खामनेई की एक मूवमेंट ट्रैक की और आखिरकार उन पर 28 फरवरी 2026 को सटीक हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। शुरुआती दौर में ईरान हारता दिखा, लेकिन अब जंग के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं और अमेरिका इस युद्ध में हारता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की सूचनाओं को लेकर ही अमेरिका की खुफिया एजेंसीज के बीच ही टकराव दिख रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका की दो प्रमुख एजेंसीज CIA और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी ODNI के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक CIA ने ईरान युद्ध समेत कुछ अहम खुफिया रिपोर्ट्स पर काम करना बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों एजेंसीज में जानकारी साझा करने और काम की जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद तुलसी गबार्ड के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी DNI बनने के बाद शुरू हुआ था। सूत्रों के मुताबिक ईरान से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब CIA पहले की तरह नियमित रूप से शामिल नहीं हो रही। अमेरिका फरवरी से ईरान से जुड़े सैन्य संघर्ष में शामिल है। ऐसे में दोनों एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन कम होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि CIA और ODNI अब तकरीबन अलग अलग एनालिसिस करने वाली एजेंसीज की तरह काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल दोनों एजेंसीज के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि CIA ने कुछ समय के लिए नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल यानी NIC के रिपोर्ट्स को अपने इंटरनल नेटवर्क पर जारी करना बंद कर दिया था। इससे इन रिपोर्ट्स तक पहुंच प्रभावित हुई है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि समस्या सिर्फ कुछ घंटों तक रही और इसकी वजह तकनीकी प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कत थी। सूत्रों का दावा है कि तुलसी गबार्ड ने पद संभालते ही राष्ट्रपति को दी जाने वाली रोजाना की खुफिया रिपोर्ट प्रेसिडेंशियल डेली ब्रीफ यानी PDB पर ज्यादा कंट्रोल रखा। पहले इस रिपोर्ट को तैयार करने में CIA की अहम भूमिका होती थी। बताया जा रहा है कि गबार्ड ने डायरेक्टर्स इनिशिएटिव्स ग्रुप नाम का स्पेशल ग्रुप बनाया था, जिसका मकसद खुफिया एजेंसीज में कथित राजनीतिक पक्षपात की जांच करना बताया गया। इस समूह ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी की हत्या से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने,
चुनावी वोटिंग मशीन्स की सुरक्षा की जांच और कोविड-19 के ओरिजिन की पड़ताल पर भी काम किया। बताया जा रहा है कि मई 2025 में गबार्ड ने एनआईसी का नेतृत्व कर रहे CIA के 2 सीनियर अफसरों को हटा दिया। अगस्त 2025 में गबार्ड ने 37 ऑन ड्यूटी और पूर्व अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी। इस दौरान विदेश में तैनात CIA के एक सीक्रेट अफसर की पहचान भी सामने आ गई। गबार्ड ने आरोप लगाया कि लोगों ने खुफिया जानकारी को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया और लीक किया, लेकिन इसके भी कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए। हालांकि अभी ये दावा किया जा रहा है कि तकनीकी वजहों से जानकारी साझा नहीं हो पाई, लेकिन ये घटना भी कहीं न कहीं एजेंसीज के बीच आपसी खींचतान को दिखाने के लिए पर्याप्त लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अब यूएस की खुफिया एजेंसियों में भी टकराव देखने को मिल रहा है, तनाव देखने को मिल रहा है। CIA और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के बीच में तनाव की जानकारी मिली। तुलसी गबार्ड चली गई हैं और तुलसी गबार्ड की DNI बनने के बाद अब तनाव है। वहीं जानकारी साझा करने और जिम्मेदारी को लेकर के मतभेद की खबरें भी हैं। CIA ने युद्ध समेत अहम जानकारी पर काम करना बंद कर दिया है, ये सूत्रों का दावा है। ईरान से जुड़े खुफिया असेसमेंट से दूर हो रही है CIA, ये भी बताया गया पश्चिमी मीडिया के हवाले से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।